राधा काफी दुबली पतली और फुर्तीली थी। राधा की उम्र तो हो गई थी, लेकिन अब भी कोई राधा को ये नहीं कह सकता था कि उसकी इतनी उम्र हो गई है। ऐसे ही एक दिन राधा अपने घर में बैठी होती है, तभी वहाँ विमला आती है और बोलती है, अरे राधा, मैंने तुझे कहा था ना आज हम दोनों मार्केट चलते हैं, फिर तू आई क्यों नहीं? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी अपने घर में। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। वैसे मेरे घर में तो पूरा सामान है, कोई जरूरत नहीं है मुझे मार्केट जाने की। अच्छा, फिर मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा क्या? चल कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू अकेले क्यों जाएगी? मैं हूँ ना, मैं चलती हूँ तेरे साथ। मुझे सामान नहीं लेना तो क्या हो गया, तुझे तो सामान लेना ही है, और तू अकेले जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन जब तेरे घर में किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो तू क्यों जाएगी मार्केट? वैसे भी मार्केट पास में ही थोड़ी ना है, इतनी दूर है, खामखाई तू थक जाएगी। तू मुझे बोल रही है कि मैं थक जाऊंगी? अरे तू जानती नहीं है क्या मुझे? मैं नहीं थकती हूँ इतनी जल्दी, मुझ में तो बहुत जान है। तू ही है जो एक कदम भी चलकर थक जाती है। वैसे ये तो तू सही कह रही है, मैं तो हूँ ही बहुत नाजुक कली, तुझसे पहले तो मैं ही थक जाऊंगी। ऊपर से तू एक साथ भारी भरकम थैला उठाकर 2 चक्कर भी लगा सकती है। हाँ तो जब तुझे पता ही है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं मार्केट आराम से जा भी सकती हूँ और वापस आ भी सकती हूँ, तो तू ऐसी बातें कर ही क्यों रही है? चल अभी थोड़ी देर रुक, मैं अभी आती हूँ तैयार होकर, फिर हम साथ में मार्केट चलते हैं, कुछ खा पी भी लेंगे साथ में। राधा विमला के साथ मार्केट चली जाती है और शॉपिंग भी करती है। राधा अपने 2 बेटों के साथ खुश थी और राधा के बेटे भी काफी संस्कारी थे। वो कभी भी राधा की किसी बात को मना नहीं करते थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद विमला बहुत खुशी के साथ राधा के घर आती है और राधा से कहती है, अरे राधा, आज तो बहुत ही खुशी की बात है, आज मैं तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। अरे अरे आराम से, इतना भी मत उछल, जो कुछ भी बात है वो तू मुझे आराम से भी समझा सकती है। चल अब तू थोड़ा शांत हो जा और फिर बता क्या बात है। अरे राधा, तू अगर सुनेगी ना कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ तो तू भी खुशी के मारे उछलने लग जाएगी। अरे भाई बता तो सही क्या बात है, तब से बस बोले ही जा रही है कि बात है बात है। जब तक बताएगी नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा? देख अब तू साफ साफ बता कि क्या बात है। तेरे दोनों बेटे के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, दोनों बहनें हैं, उनका परिवार भी बहुत अच्छा है। मैंने सोचा इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए, तो मैं तुरंत यहाँ तुझे बताने आ गई। अच्छा, फिर तो सच में ही काफी अच्छा रिश्ता है। एक काम कर, तू शादी की बात आगे बढ़ा, मैं भी अपने दोनों बेटों से बात कर लेती हूँ। अब उनकी शादी की बात है तो उनसे पूछना तो बनता है ना। हाँ ये तो सही कह रही है तू। चल एक काम कर, तू भी अपने बेटे से पूछ ले, मैं भी शादी की बात आगे बढ़ाती हूँ। एक बार मिल लोगे फिर देख लेना आगे क्या करना है। हाँ ये सही रहेगा। वैसे भी मैंने कितने अरमान सजा रखे हैं अपने बेटों की शादी के। ऊपर से सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि अगर उन दोनों की शादी एक साथ हो जाए 2 बहनों से, फिर तो इससे अच्छी कोई और बात ही नहीं है। राधा के कहने पर विमला शादी की बात आगे बढ़ा देती है और कुछ ही दिनों में दोनों परिवार आपस में मिल भी जाते हैं। सबकी रजामंदी से राधा अपने बेटों की शादी जूही और प्राची से करवा देती है। दोनों ही काफी संस्कारी थी, लेकिन दोनों काफी ज्यादा मोटी भी थी। राधा अपनी दोनों बहुओं को समझाते हुए कहती है, अरे सुनो तुम दोनों, एक काम करो, अभी जाकर आराम कर लो। कल पहली रसोई की रस्म है तो काम भी होगा काफी सारा, इसलिए आराम करना काफी जरूरी है। जी माँ जी। राधा के कहने पर दोनों अपने अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। अब अगली सुबह होती है। सुबह सुबह राधा की दोनों बहुएं जल्दी उठ जाती हैं और रसोई में जाती हैं, लेकिन रसोई काफी छोटी थी और इतनी छोटी रसोई देखकर दोनों का मुंह खुल जाता है। जूही, ये रसोई है ये माचिस की डिब्बी? इतनी छोटी, हम दोनों कैसे खाना बना पाएंगे? ऊपर से हम दोनों इतने मोटे हैं, मुझे तो लगता भी नहीं है कि हम दोनों वहाँ पर खड़े भी हो पाएंगे। यही टेंशन तो मुझे भी सता रही है, इतनी छोटी सी रसोई है, पता नहीं कैसे होगा सब। अब तो हम माँ जी को कुछ कह भी नहीं सकते, वरना वो कहेंगी कि ससुराल में एक दिन भी नहीं हुआ आए हुए, और शिकायत करने लग गई दोनों। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, अभी हम जैसे तैसे काम चला लेते हैं, धीरे धीरे माँ जी को भी अपनी परेशानी बता देंगे। माँ जी भी तो कितनी अच्छी है, वो हमारी परेशानी जरूर समझेंगी।
जूही और प्राची काफी मुश्किलों का सामना करते हुए रसोई में खाना बना देती हैं। लेकिन अब रोज रोज रसोई संभालना दोनों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही एक दिन दोनों रसोई में खाना बना रही होती हैं। तभी वहाँ राधा आ जाती है। अरे आज मेरी दोनों बहुएं यहाँ एक साथ, क्या बन रहा है? माँ जी अभी तो फिलहाल कुछ बन ही नहीं रहा है, अगर बनेगा तो हमारा भेजा फ्राई ही बनेगा। मेरा तो बन गया है भेजा फ्राई। माँ जी मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ इस रसोई से, मुझसे काम नहीं होगा। ये तुम दोनों क्या बोल रही हो? अरे रसोई में तुम दोनों परेशान हो गई हो तो अब क्या रसोई का काम मैं करूँगी? तुम दोनों को भी अभी यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और नाटक शुरू हो गया तुम दोनों का। माँ जी हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं और ना ही काम करने से मना कर रहे हैं। हम तो बस इतना कह रहे हैं हम दोनों बहुएं इतनी मोटी हैं, हमें यहाँ खड़े होने में मुश्किल होती है। तो अब आप खुद ही सोचो खाना कैसे बनाएंगे हम। माँ जी प्लीज हमारी परेशानी समझो। अरे कितनी गंदी हो तुम दोनों। मैं इतने सालों से इसी रसोई में काम कर रही हूँ, आज तक मुझे कभी भी इस रसोई से कोई परेशानी नहीं हुई है। मैंने कभी शिकायत नहीं की और तुम दोनों को यहाँ आते ही दिक्कत होने लगी। माँ जी हम कोई बहाना नहीं लगा रहे हैं और ना ही कोई कमी निकाल रहे हैं, बस हम आपको अपनी दिक्कत बता रहे हैं। आप खुद देखिए हम दोनों कैसे खड़े हैं और देखिए ना यहाँ पर खड़े होने की जगह भी नहीं है। तुम दोनों रसोई से बाहर निकलो, अभी मैं दिखाती हूँ कितनी जगह है। दोनों बाहर रसोई के दरवाजे पर आ जाते हैं और अब राधा रसोई में जाती है। अब बताओ, मुझे तो कहीं से भी ये छोटी रसोई नहीं लग रही है। मैं तो बड़े आराम से खड़ी हूँ, तुम दोनों को क्या ही दिक्कत हो रही है? माँ जी आप खुद को देखो, आप कितनी पतली हो और हम कितनी मोटी हैं, हमें परेशानी होगी ना। हे भगवान कैसी बहुएं हैं। अरे जरा तो शर्म कर लो अपनी सास पे, ऐसे कौन कमी निकालता है? और अब तुम दोनों बहाने बनाना ना कम कर दो। राधा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। दोनों बहुओं का बोलना भी कोई फायदा नहीं करती। अब भी उन दोनों को ही रसोई में काम करना पड़ रहा था, लेकिन अब वो दोनों रसोई में साथ जाती तो कुछ न कुछ टूट फूट लगी ही रहती। राधा भी अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी इन सब से। कुछ दिनों बाद जब दोनों बहुएं एक साथ ही रसोई में काम कर रही होती हैं, तभी बर्तनों का स्टैंड गिर जाता है। राधा आवाज़ सुनकर वहाँ आती है। हे भगवान, ये तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती हो क्या? कुछ न कुछ तोड़ फोड़ करना जरूरी है तुम्हें। माँ जी हमने कुछ भी नहीं किया है, ये खुद गिर गई है। मैं तो बस बर्तन उतार रही थी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ माँ जी जूही सही कह रही है, सच में हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ गलती तो मेरी ही है। अगर मैंने तुम दोनों की बात पहले ही मान लेती तो कम से कम इतना ज्यादा नुकसान तो नहीं होता ना। अब राधा कल से ही बड़ी रसोई का काम शुरू करवा देती है, जिसके बाद अब उसकी मोटी बहुओं को कोई परेशानी नहीं होती। बुलबुल हमेशा से ही एक अध्यापिका बनना चाहती थी और वो अपनी पूरी मेहनत से एक बहुत ही अच्छी शिक्षिका बन गई थी। लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी कि जब भी कोई उसे आई लव यू बोलता था, उसे उसी वक्त जोरदार चांटा मार दिया करती थी। वो ऐसा जानबूझकर नहीं बल्कि अपनी एक बीमारी की वजह से करती थी। वो अपने घर के भी कई सदस्यों को इसी वजह से चांटा मार चुकी थी, जिसके कारण कोई भी घर का व्यक्ति उसके सामने आई लव यू नहीं बोलता था। ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी क्लास में पढ़ा रही होती है, तभी एक स्टूडेंट उठकर उसके पास आता है और कहता है, मैडम जी आप ना बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा ठीक है, चलो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। आई लव यू मैडम जी। उसके ये बोलते ही बुलबुल उसे जोर का चांटा मार देती है। आई एम सॉरी बेटा, मैं मारना नहीं चाहती थी। मैडम जी ने मुझे मारा। अरे चुप हो जा बेटा, कितना रोएगा? सॉरी बोल तो रही हूँ, चुप हो जा मेरा लाल। नहीं आइसक्रीम खाऊंगा। हाँ मुझे खा जा तू, चल दिला दूंगी आइसक्रीम। हाँ हाँ आप बहुत अच्छी हैं। आई लव यू। वो फिर से उसे चांटा मार देती है, जिसके बाद वो स्टूडेंट चुप नहीं होता और रोते रोते अपने घर चला जाता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है। जिसके बाद उस स्टूडेंट के माता पिता बुलबुल की शिकायत के लिए प्रिंसिपल के पास जाते हैं
और वो उसे सारी बात बताते हैं, साथ ही धमकी भी देते हैं। तभी प्रिंसिपल बुलबुल को अपने पास बुलाता है। ये सब क्या बदतमीजी है मैम? आपको स्टूडेंट के साथ कैसे पेश आना है ये आपको पता है कि नहीं? आई एम सॉरी सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली वो स्टूडेंट ने एक ऐसा वर्ड कहा ना कि बस मेरा हाथ उठ गया। वो मुझे एक बीमारी है, जब भी कोई वो वर्ड मेरे आगे बोलता है ना तो बस मैं अपना आपा खो बैठती हूँ। अरे ऐसा भी क्या बोल दिया इस लड़के ने जो आपको पसंद नहीं आया? जरा मैं भी तो सुनूं। जी वो आई लव यू। अगर कोई भी मुझसे ऐसा बोलता है ना तो बस आई लव यू। अरे ये तो इतना प्यार भरा शब्द है, आप भी ना। प्रिंसिपल के ऐसा बोलते ही वो उसे भी जोरदार चांटा जड़ देती है और फिर रोने लगती है। आई एम सॉरी सर, मैंने कहा था ना कि कोई भी अगर मेरे आगे ये वर्ड बोलता है तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। ये आपने क्या किया? आई लव यू ही तो कहा था। गेट आउट, निकल जाओ मेरे ऑफिस से। प्रिंसिपल उसे जॉब से निकाल देता है, जिसके बाद वो बेरोजगार हो जाती है और उसकी माँ मीरा और पिता रामू उसकी शादी के लिए रिश्ते तलाशने लगते हैं और उन्हें बुलबुल के लिए विक्रम नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है, जिसके साथ वो लोग बुलबुल की शादी पक्की कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। बुलबुल की सास हेमलता अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाती है। वो दोनों दूध से भरे तसले में अंगूठी ढूंढते हुए एक दूसरे से कान में बात कर रहे होते हैं। तुम ना आज बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। तुम जानती हो मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था, लेकिन तुमसे वो 3 शब्द ही नहीं कह पाया। नहीं वो मत कहना। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, यही सही समय है। आई लव यू। जैसे ही विक्रम ये बात बोलता है, बुलबुल उसे भी सबके सामने एक जोरदार चांटा मार देती है और सभी लोग चौंक कर बुलबुल की तरफ देखने लगते हैं। तभी हेमलता बोलती है, अरे इतना भी नहीं लड़ना होता इसमें, अंगूठी ही तो है, WWE का मैच थोड़ी है। छोड़ बेटा, बहू को ही दे दे अंगूठी, वही जीत जाएगी। आखिरकार उसकी खुशी में ही तो तेरी खुशी होगी। हाँ माँ, ये लो रख लो, तुम्हें ही ज्यादा जरूरत होगी इसकी। सॉरी, वो गलती से हो गया। मैं बाद में बताऊंगी आपको अपनी इस दिक्कत के बारे में। रहने ही दो, कहीं दूसरा गाल ना लाल हो जाए मेरा। इस तरह वो उस घर की बहू बन जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो उसका पति उससे बात तक नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसके घर के काम को देखकर वो उसे फिर से पसंद करने लगता है। ऐसे ही एक दिन सभी घर में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उसके ससुर किशोर अपनी प्यारी सी पत्नी की तारीफ करते हुए उसे आई लव यू बोल देते हैं, जिसके बाद वहीं बैठी हुई बुलबुल अपने हाथ को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं रोक पाती और अपने ससुर को सभी के सामने एक जोरदार चांटा मार देती है। अरे ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं कि ससुर को चांटा नहीं मारते। माफ कर दीजिए ससुर जी, वो गलती से हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे ये बीमारी है, जब भी मेरे सामने कोई आई लव यू बोलता है ना तो मेरा हाथ अपने आप ही थप्पड़ मारने के लिए उठ जाता है। मुझसे ये वर्ड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा क्या है तुम में? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं, जिसके गम में उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है और एक दिन वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है और सभी लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। बुलबुल के माता पिता भी वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ डॉक्टर को उसके दिमाग में एक ट्यूमर नजर आता है और डॉक्टर उन सभी को इसके बारे में बताते हैं। जी, इनके ब्रेन में ट्यूमर है जिसका ऑपरेशन करना होगा, जिसमें बहुत खतरा है, लेकिन अगर ये नहीं किया तो ये जिंदा नहीं बचेंगी। और सुनिए, आप इनके पति है ना, आइए इन पेपर पर साइन कर दीजिए। विक्रम के साइन के बाद
बुलबुल का ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन ऑपरेशन के समय उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके सभी घर वाले ये बात सुनकर उसके कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। हाय मेरी बेटी, इन लोगों ने मार डाला रे, वरना वो तो अच्छी खासी थी। हाय, मरने के बाद ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहन जी उल्टा ये तो हमें ही मारती रहती थी। अरे मेरी बेटी को ये बीमारी थी, उसने आप लोगों को बताया होगा, लेकिन आप लोगों ने माना ही नहीं होगा। ये कौन सी बीमारी है भला? चुप हो जाओ आप सब। मेरी बीवी मर गई है और आप सब यहाँ राजनीति खेल रहे हो। बुलबुल प्लीज वापस आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज बुलबुल, आई लव यू सो मच बुलबुल। बुलबुल ये सुनते ही विक्रम को तुरंत एक जोरदार चांटा मारती है। देखो, मुझे बुलबुल की इतनी याद आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मरने के बाद भी मुझे चांटा मार रही है। अरे उसने तुझे सच में चाटा मारा है, तूने वो फिर से आई लव यू जो बोल दिया इसे। क्या? नहीं, आई लव यू। अरे आप सब लोग बोलो आई लव यू, देखो ये उठ जाएगी। सभी लोग जोर जोर से आई लव यू बोलने लग जाते हैं और बुलबुल चांटा मारते मारते उठकर बैठ जाती है। सभी उसे फिर से जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और तुरंत गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद अब कोई भी उसके सामने आई लव यू नहीं बोलता और अगर गलती से किसी के मुंह से निकल जाता तो उसे बुलबुल के हाथ का जोरदार चांटा पड़ता और फिर बुलबुल का पूरा परिवार यूं ही हंसता मुस्कुराता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये चांटा मारने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से बात बात पर चांटा मारती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।